हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अपडेट बाय पूजा। एंड आज जैसा आप देख पा रहे हैं, टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। हम पूरा डिस्कस करेंगे, पर शुरुआत आज हम करेंगे एकदम बेसिक सीखने से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ज्योग्राफी? ज्योग्राफी से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम फॉर मैनकाइंड। मतलब अर्थ पे जो ह्यूमन बीइंग की बसावट है, उसकी स्टडी को कहा जाता है ज्योग्राफी। कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कहा जाए तो ज्योग्राफी इज द स्टडी, कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैन, हिज एनवायरनमेंट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द टू। मतलब आदमी अपने एनवायरनमेंट, अगल बगल के एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को कैसे ढाल रहा है, कैसे काम कर रहा है, उस स्टडी को कहा जाएगा ज्योग्राफी। ठीक है। और एनवायरनमेंट दो तरीके से रेफर किया जा सकता है, फिजिकल एनवायरनमेंट या फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में भी हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है। अब फिजिकल जो ज्योग्राफी होती है, प्राइमरीली वो क्या करती है, फिजिकल एनवायरनमेंट के, आदमी के फिजिकल एनवायरनमेंट से डील करती है। ठीक है, कि उसके आसपास क्या है, कैसा है, जैसे कि पेड़ पहाड़, नदी नाले, ओशियंस, ये सब चीजों की डील करती है। और ह्यूमन ज्योग्राफी इसके विपरीत ह्यूमन बीइंग्स की एग्जिस्टेंस के ऊपर डील करती है। ह्यूमन इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करती है और यहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी हुआ, स्टडीज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हुआ, ओशनोग्राफी हुआ, यानी ओशंस को स्टडी करेंगे, प्लेटूज को करेंगे, प्लेन्स को करेंगे, क्लाइमेट को करेंगे, इन सब को। और यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को, इकोनॉमिक्स को, पॉपुलेशन को, ये सब नेचुरल रीजन्स को, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में। अब बात करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे पहले फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा समझना, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा और आगे समझते जाएंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जो भी लैंडफॉर्म्स भी बने हैं वो किसी ना किसी साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू ही बने हैं, कि कोई प्लेटूज कैसे बने, प्लेन्स कैसे बने, ये सब हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे। बट फिलहाल के लिए हम इतना समझना जरूरी है कि लैंडफॉर्म्स बेस बनने जाते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस पे। ठीक है, कहीं ना कुछ रिएक्ट किया होगा तो ही जाके वैसा रिजल्ट आया है। अब geomorphic process includes the physical and chemical interaction between the surface of earth and natural forces acting upon it to produce a landform। अब क्या होता है, कभी बारिश हो रही है तो वहां स्लिटी एरिया बन गया, और जैसे डिजर्ट में सैंड उड़ उड़ के एक वैसा एरिया बना दिया, सैंडी एरिया बन गया। ये सब नेचुरल फोर्सेस जब एक्ट अपॉन करती हैं केमिकल वेयरिंग एंड टीयरिंग से, तो जाके हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू था, जिसे हम आने वाले चैप्टर्स में ढंग से और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आज का बेसिकली चैप्टर हमारी क्लास है, ये इसको डील करती है कि हमें एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाए कि होता क्या है पूरा ज्योग्राफी का, इंक्लूसिविटी क्या है, अर्थ एंड सोलर सिस्टम में क्या आता है, इन सब के बारे में हम बेसिक जानकारी ले लेंगे, ताकि एक तरीके से रिवीजन हो जाए हमारा सबका। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम बना हुआ है सन और 8 प्लैनेट से। पहले 9 कहा जाते थे, बट अब वो प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है, तो इसलिए 8 प्लैनेट्स और सन एंड 8 प्लैनेट्स। ठीक है, तो अब इनके बारे में भी हमें अच्छे से जानना चाहिए, बट उनको प्लैनेट्स को जानने से पहले हमें पहले सन के बारे में जानना पड़ेगा कि सोलर सिस्टम, और उससे भी पहले हमें समझना पड़ेगा कि सोलर सिस्टम होता क्या है, कंसिस्ट क्या क्या करता है। तो सोलर अर्थ इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज कॉल्ड सोलर सिस्टम। जो हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं, हमारा वो जो घर है अर्थ, वो एक सेलेस्टियल बॉडीज का जो ग्रुप है उसका पार्ट है। ठीक है, अब ये इसका इस ग्रुप में कंप्राइज करता है सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड इट। मतलब जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे ये सन है फोर्स सेंटर में, तो सब कोई इसी के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं।
सारे प्लैनेट, सारे सब कुछ इसी के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, सन को ही सेंटर में रख के इसी के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे आपने इस वाले में देखा, जैसे ये सन सेंटर में है, ये रहा सेंटर में सन, और ये सबका ये अपना अपना ऑर्बिटल पाथ बना हुआ है, हर प्लैनेट अपने ऑर्बिटल पाथ पे ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है। देख रहे हैं, ये यूरेनस ऐसे जा रहा है, ये होता है इनका ऑर्बिटल पाथ। ठीक है, तो ये सारे प्लैनेट सन को रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड में। ठीक है, तो planet 8 planets which revolve around the sun in elliptical orbits. Planets are believed to have been developed from condensation of gases or other lessons. हम ये भी जानते हैं जैसे हमारा अर्थ ही है, तो अर्थ में भी मेजॉरिटी गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे अर्थ में भी गैसेस से ही बना हुआ है, वैसे बाकी सारे प्लैनेट में भी गैसेस से ही बने हुए हैं। किसी में हीलियम ज्यादा है, किसी में हाइड्रोजन ज्यादा है, तो सारे प्लैनेट्स में ऐसे ही गैसेस हैं। तो ये सारा सोलर सिस्टम, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो बने हुए हैं कंडेंसेशन ऑफ गैसेस एंड अदर लेसर बॉडीज से। अब बात करते हैं सन की, तो सन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, यानी बहुत हाई गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। और वो अंदर यहाँ पे जो कोर आते आते तो 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ज्यादा। तो जो ये सन का जो सरफेस टेम्परेचर ही 6000 डिग्री सेल्सियस है, इसके अराउंड आप देख सकते हैं कि बहुत फायरी फ्लेमी गैसेस निकल रही हैं, फ्लेम्स निकल रही हैं लाइक वोल्केनोज, और ये सब निकलती रहती हैं ये सन के अराउंड में। और ये बोला जाता है कि सन जो है ना, उसका साइज हमारे अर्थ से, जैसे हमारा ये अर्थ है इतना बड़ा है, तो अर्थ के मुकाबले सन 3 लाख गुना ज्यादा बड़ा है, 3 लाख टाइम्स बड़ा है सन अर्थ से। अर्थ से सन 3 लाख टाइम्स बड़ा है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर जान लेते हैं अर्थ का। तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन जो है ना, जो दिखती है हमें, ये वाली जो बाहर वाली जो सरफेस है, वो बोला जाता है उसको फोटोस्फियर। ठीक है, और फोटोस्फियर का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो लेयर जो फोटोस्फियर के अराउंड होती है, जो उसके उसके अराउंड होती है, उसको कहा जाता है क्रोमोस्फियर, जिसका टेम्परेचर होता है 10,000 डिग्री सेल्सियस। और जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन होती है वो कोरोना होती है, जब आप में एक्लिप्स होता है, जब सन को कवर कर लिया जाता है, तो एक बीमिंग सी लाइट जो दिखती है वो होता है कोरोना, सन का कोरोना होता है, और वो इक्लिप्स के टाइम पे ही विजिबल हो। और जो ये होता है, और द टेम्परेचर ऑफ आउटर कोरोना इज अबाउट 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कोरोना का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस का बताया जाता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम अपने 8 प्लैनेट्स के बारे में, थोड़ा थोड़ा न्यूज जानकारी, जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहला प्लैनेट आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट भी है और सबसे सन के क्लोजेस्ट भी है, क्लोजेस्ट प्लैनेट। ठीक है, क्लोजेस्ट है। और इसका डिस्टेंस सन से जब क्लोज है तो भी 36 मिलियन माइल्स है, 36 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन। ठीक है, और इसको अपना जो ये, जैसे ये सन है और ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को अपना चक्कर काटने में, ऑर्बिटल पाथ कंप्लीट करने में लगते हैं 88 डेज। जैसे अपने अर्थ को लगते हैं 365 डेज अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, एक रोटेशन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो वो हमारे लिए एक ईयर कहलाता है। 365 डेज में जब अर्थ अर्थ अपना सन के अराउंड अपना कंप्लीट कर लेता है, तो वो अपने लिए एक ईयर हो जाता है। वैसे ही मर्क्यूरी को लगते हैं 88 डेज टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन। और इसकी कोई सैटेलाइट नहीं, नेचुरल सैटेलाइट कोई भी नहीं है। अब सेकेंड प्लैनेट जिसकी हम बात करेंगे वो है वीनस। वीनस अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि शेप और साइज में वीनस अर्थ के हिसाब बराबर का ही प्लैनेट है, और ये सन से डिस्टेंस में है, 67 मिलियन माइल्स दूर है। और इसका एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसको लगते हैं 225 डेज। जबकि जैसे अपना अर्थ ना रोटेट करता है अपने ओन एक्सिस पे, रोटेट करता है, अपने आप में ही घूमता रहता है धुरी पे,
तो वो रोटेशन अपने अर्थ को लगता है 24 आवर्स कंप्लीट करने में, और वीनस को वैसा एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगते हैं 243 डेज। 243 डेज लगते हैं वीनस को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो इसलिए कहा जाता है कि वेनुसियन ईयर इज स्मॉलर देन वेनुसियन डे, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि डे बहुत लंबा हो जाएगा, 243 डेज तक उसका घूम ही रहा है, चक्कर काट रहा है, और 225 डेज में उसने अपना सन के अराउंड एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर दिया है, और इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अब बात करते हैं हमारे अपने प्लैनेट की, अर्थ, द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ ऑन इट। अब तक तो मार्स पे ढूंढी जा रही है। सो इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 93 मिलियन माइल्स। ठीक है, 93 मिलियन माइल्स की डिस्टेंस पे है अर्थ हम सन से, और इसको कंप्लीट करने में, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया, 365 डेज लगते हैं कंप्लीट करने में एक ऑर्बिट, और ये वेस्ट टू ईस्ट करता है ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ के बारे में हम थोड़ी बेसिक जानकारी ये रखते हैं। और अर्थ की वन सैटेलाइट है मून, जो हमें यहाँ से दिखता भी है, रोज देख पाते हैं हम, तो ये हमारी अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। अब बात करते हैं मार्स की। मार्स फोर्थ प्लैनेट है, और ये क्वाइट ब्राइट और रेडिश कलर का है, इसलिए रेड और फायरी प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी अपीयरेंस में ये थोड़ा सा रेडिश कलर का है। ये 142 मिलियन माइल्स की डिस्टेंस पे है सन से, और 1 ईयर ऑन मार्स इज 687, मतलब 687 डेज लगते हैं इसको अपना वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है, और मार्स की दो सैटेलाइट हैं, डेमोस और फोबोस। ठीक है, ये दो इसकी सैटेलाइट्स हैं। अब बात करते हैं लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम की, जो कि है जुपिटर। जुपिटर को हम लार्जेस्ट प्लैनेट की तरह से जानते हैं सोलर सिस्टम में। ये 485 मिलियन माइल्स दूर है सन से। सन से इसको 485 मिलियन माइल्स, और इट टेक्स 12 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। मतलब अर्थ के 12 रोटेशन रेवोल्यूशन खत्म हो जाएंगे, तब जाके जुपिटर का एक हो पाएगा। और इसके अराउंड में, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, सर्कुलर बैंड्स हैं ऑफ डार्क बैंड्स, और इसकी 12 सैटेलाइट्स हैं जो इसके अराउंड घूम रही हैं ऐसे सर्कुलर मोशन में। जैसे इसमें मैं बता रही हूँ ना आपको, वैसे ही सर्कल अराउंड इट 12 सैटेलाइट्स हैं इसकी। और इसको गैस जाइंट भी कहा जाता है, और इस मैंने अभी आपको आगे बताया था कि सारे प्लैनेट्स गैसेस से बने हैं, तो ये वाला मेनली बना है हाइड्रोजन एंड हीलियम से, इसको गैस जाइंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट सैटर्न की, क्योंकि इसके अराउंड में, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये रिंग्स हैं जो इसको सबसे सुंदर प्लैनेट बना देती हैं सोलर सिस्टम का। ये रिंग्स इसको 3 रिंग्स हैं जो इसके सराउंडिंग में ऐसे ऐसे लगी हुई हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आफ्टर जुपिटर। जुपिटर के बाद ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। डिस्टेंस है इसका 886 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन, और इट टेक्स अबाउट 29.5 years टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, मतलब 29.5 साल लगते हैं इसको एक ऑर्बिट खत्म करने में। और इसकी मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है, जिनमें टाइटन को सबसे बड़ा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है इसकी 82 सैटेलाइट्स हैं, इसलिए मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बोला जाता है इसका। ठीक है, और ये टाइटन इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। अब आते हैं हम यूरेनस पे। यूरेनस 50 टाइम्स बड़ा है, और हैवी है अर्थ से 15 गुना ज्यादा। ये भी बड़ा प्लैनेट है, और ये क्लॉकवाइज ऑर्बिट करता है, जैसे अपना अर्थ वेस्ट टू ईस्ट करता है, ये ईस्ट टू वेस्ट करता है। ऑर्बिटल पीरियड इसका 84 ईयर्स है। सैटर्न का 29.5 years था, इसका 84 ईयर्स है, और इट्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.8 बिलियन माइल्स फ्रॉम द सन, बहुत दूर है। एट 26 सैटेलाइट्स है, मोस्ट सैटेलाइट्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल, तो इतना ज्यादा कोई एक रिमार्केबल सैटेलाइट नहीं है जिसका हमें नाम याद रखने की जरूरत है, पर इतनी सैटेलाइट्स हैं। और इट वाज डिस्कवर्ड इन 1977, और इसके अराउंड भी एक हल्का हल्का रिंग का पैटर्न है, जैसे सैटर्न के आगे है, बट वो बहुत ही मिनिमल, मतलब इतना रिकॉग्नाइजेबल नहीं है जितना सैटर्न में, जैसे आपको बिल्कुल ही दिखने को मिल जाएगा। इसके अराउंड में बहुत ही नेग्लिजिबल सा है, पर रिंग का पैटर्न भी है इसके अराउंड भी। अब बात करते हैं हम लास्ट प्लैनेट की, नेपच्यून। नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। डिस्टेंस है इसका 2.8 बिलियन माइल्स फ्रॉम द सन। ऑर्बिटल पीरियड है इसका 165 ईयर्स।
मतलब हर प्लैनेट की दूरी के साथ साथ ऑर्बिटल पीरियड भी उतना ही लंबा हो जाता है। और इट्स कोल्डर देन यूरेनस एंड हैज 13 सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 प्लैनेट। एक बार वापस देख लेते हैं। मर्क्यूरी सबसे क्लोजेस्ट है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, सॉरी सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और अब हम बात करते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडीज की जो हमारे सरफेस ऑफ अर्थ में, मतलब जो हमारे स्पेस में दिखने को मिलती हैं प्ला सोलर सिस्टम के साथ साथ। उनमें सबसे पहले आते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स टाइनी प्लानिटरी बॉडीज, ये प्लैनेट जैसी ही चीजें हैं, जुपिटर और मार्स के बीच में ये पाए जाते हैं। दे आर बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, और कहीं नहीं है, ये ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स के बीच में ही मिलते हैं। और दे रिवॉल्व अराउंड द सन लाइक प्लैनेट्स ओनली। और इसको इसलिए काफी बार प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सेरेस। सेरेस हमारा सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है, और 1 रेवोल्यूशन करने में इनको कम से कम 5 साल लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज की, जो कि है कॉमेट। कॉमेट के 3 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस, कॉमा और टेल। तो न्यूक्लियस इज द सॉलिड पार्ट, ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, अभी यहाँ छोटा है बट सोलर सिस्टम में बड़ा है, ये वाला पार्ट है न्यूक्लियस। कोमा इज द हेड ऑफ द कॉमेट फॉर्म ड्यू टू वेपराइजेशन। जो इसके आगे वाला जो शाइनी पार्ट होता है वो होता है कोमा, जो वेपराइजेशन के मटेरियल से होता है। और जैसे ही ये सन के क्लोज आता है, ये सबसे ब्राइटेस्ट पोर्शन भी बन जाता है। और टेल बनती है इसकी गैसेस से, गैसेस जो ब्लोन आउट होती है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स गैसेस से बनते हैं, तो ये भी गैसेस का बना हुआ है। और जैसे इसको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये एकदम ऐसे एकदम लाइट की तरह दिखता है। और इसलिए वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉमेट इज हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट को सबसे ज्यादा वेल नोन कॉमेट कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और बात की, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। मीटियोर्स और मीटियोराइट जो कि शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, ये अर्थ के सरफेस टेम्परेचर पे आते आते, मतलब ये शूटिंग स्टार से स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इतना कंपैरेटिवली एस्ट्रॉइड जितने बड़े नहीं होते ये। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से ये पुल आउट होते हैं, अर्थ में आने की कोशिश करते हैं जब क्लोज निकलते हैं। मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स गेट बर्न्ड बिफोर रीचिंग अर्थ। तो काफी हद तक तो ये जल जाते हैं, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के में घुसते ही ये जल जाते हैं। बट कई बार कुछ बड़े मीटियोर्स होते हैं, जो बोल्डर्स वाले जो ज्यादा बड़े होते हैं, वो जब अर्थ में आ जाते हैं और उनमें से कुछ गिरता है अर्थ के सरफेस पे, तो वो एक खड्डा सा कर देता है जिसे क्रेटर बोला जाता है। और जो मीटियोर वो जो गिरता है फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड मीटियोराइट। जो मीटियोर अर्थ की सरफेस पे गिरता है उसे मीटियोराइट कहते हैं। और जो नॉर्मल मीटियोर्स जो बर्न्ट हो जाते हैं उसको मीटियोर्स कहते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक फैक्ट था सोलर सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हमने सन के बारे में जाना, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट के बारे में जाना, और जो एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडीज एस्टेरॉइड, कॉमेट और मीटियोर मीटियोराइट्स के बारे में भी जान लिया। तो आज का सेशन हमारा इतना ही है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद अस। थैंक यू सो मच।